देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन अगस्त सितंबर के उस उमस भरे मौसम में भारत का हिस्सा सिसक रहा था। वो हिस्सा जो एक झटके में भारत से अलग हो चुका था। वो हिस्सा जिसकी पहचान बदल गई थी। और जहां हिंदुओं और सिखों के लिए जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। उस संकट काल में देश का एक लाल दिल में हिंदुत्व की ललक और मन में पाकिस्तान से मिले दर्द की टीस लेकर भारत पहुंच रहा था। नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। वो शख्स जिसके बिना आज से भारतीय जनता पार्टी की कल्पना भी मुश्किल है। वो शख्स जिनकी यात्रा पॉलिटिक्स आज भी देश के राजनीतिक गलियारों में हिट है। और वो शख्स जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की हर हिंदू की मंशा और उम्मीद को आंदोलन में बदल दिया। वो तारीख थी 12 सितंबर 1947 की, जब अपने लाल कृष्ण आडवाणी कराची से भारत आए। हुआ कुछ यूं था कि बंटवारे के बीच पाकिस्तान में हिंदू, सिख और पारसी और दूसरे धर्म के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच 8 सितंबर को कराची में भीषण बम धमाका हुआ। पाकिस्तान ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया और लाल कृष्ण आडवाणी भी तब आरएसएस से जुड़े थे, लिहाजा जान बचाने के लिए उन्हें भारत आना पड़ गया। 1947 में आडवाणी कराची से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। वो उन गिने चुने शरणार्थियों में शामिल थे जो ब्रिटिश ओवरसीज कॉर्पोरेशन की विमान से दिल्ली पहुंच रहे थे। आडवाणी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राजस्थान से की। राजस्थान में उन्होंने संघ के लिए कई शहरों में शाखाएं लगवाई। वैसे तो यहीं से उन्हें सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उनकी मानी जाती है, लेकिन इससे सही दशा मिली 1951 में, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और आडवाणी भी उसमें शामिल हो गए। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुत्व की सियासत को मजबूती दी। साल 1957 तक आडवाणी पार्टी जनसंघ के सचिव रहे। फिर 1973 से 1977 तक उन्होंने जनसंघ में अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दी। साल 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, तब वो इसके संस्थापक सदस्य बने। आडवाणी ने 1980 से 1986 तक बीजेपी के महासचिव वो रहे। 1986 से 1991 तक वो बीजेपी अध्यक्ष रहे। आडवाणी 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। वो 5 बार लोकसभा सांसद और 4 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। साल 1977 से 1989 तक वो पहली बार केंद्र में मंत्री बने। उन्होंने इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। अटल आडवाणी के जोड़ीदार आडवाणी को पहले जनसंघ और फिर भाजपा को सशक्त और ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। भले ही जीवन के वानप्रस्थ में पहुंचे हुए आडवाणी आज भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में हो, मगर देश भर में उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है। आडवाणी भी कभी पूरे देश में आडवाणी कभी तूती बोला करती थी और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता था। आडवाणी की प्रशंसक उनकी तुलना सरदार पटेल से भी करते हैं। इस दौरान देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता और लाल कृष्ण आडवाणी की कुशल संगठनात्मक जो है शक्ति वो पहचानी जाती थी। 1990 में राम रथ यात्रा के जरिए भाजपा की विचारधारा और संगठन को विस्तारित करने की नीति जन जन तक पहुंचाने में आडवाणी की अहम भूमिका रही है। लाल कृष्ण आडवाणी ही वो नेता है जिन्होंने राजनीति में यात्राओं का कल्चर भी शुरू किया। जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की मांग अपने पीक पर थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। इसकी वजह से देश की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति ने उभरना शुरू किया। हालांकि बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनको समस्तीपुर में अरेस्ट करवाया। इस घटना के बाद लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति के हीरो बनकर के उभरे। रथ यात्रा के बाद उनका कद अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया। वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए। साल 1996 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने की बारी आई, तो सबको लग रहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में आडवाणी का नाम ही सामने आएगा, लेकिन आरएसएस की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सहमति बन गई। उस समय आडवाणी ने कहा कि भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं है। लगभग 50 साल तक वो भारतीय राजनीति में अटल के साथ साथ और उनके बाद नंबर 2 पर के हैसियत पर रहे। तब भी वो जब कई बार भाजपा के अध्यक्ष रहे, ये उनके बड़प्पन को दर्शाता है।
पीएम नरसिंह राव के कार्यकाल में जब आडवाणी का नाम भ्रष्टाचार में सामने आया तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने घोषणा की थी कि जब तक उनके दामन पर लगा हुआ दाग नहीं छूटेगा वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। 2 साल बाद आडवाणी बेदाग निकले और फिर चुनावी मैदान में कूदे और जीत करके दोबारा लोकसभा पहुंचे। उनका ये कदम भारतीय राजनीति में उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप मात्र से कोई नेता इस्तीफा दे दे और आरोप से बरी होने के बाद ही चुनाव लड़ने की घोषणा करे। अब राजनीति के लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि आरोप ही तो लगा है, अदालत में साबित थोड़ी ना हुआ है। लेकिन आडवाणी राजनीति में शुचिता को इतना महत्व देते थे कि उन्हें अपने दामन पर झूठे दाग भी बर्दाश्त नहीं। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहते हैं कि आडवाणी ही उनके राजनीतिक गुरु हैं। आडवाणी का लंबे समय तक नरेंद्र मोदी से गुरु शिष्य जैसा रिश्ता रहा है। गोधरा कांड के बाद जब गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे शुरू हुए तो प्रधानमंत्री रहे अटल की नाराजगी सामने आई। कहते हैं कि अटल जी चाहते थे कि मोदी इस्तीफा दे दे, लेकिन आडवाणी तब चट्टान बन करके मोदी के साथ खड़े हुए। जीवन में 2 ही मौके ऐसे आए जब आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी से सहमत नहीं थे। एक मोदी से रिश्ता और दूसरा मंदिर आंदोलन को लेकर के जो है दोनों की टकराव हुई। आडवाणी ने साफ कहा कि सीएम का इस्तीफा दंगे नहीं रोक सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जब पूरा विपक्ष हमले कर रहा था, प्रधानमंत्री खुद चाहते हो कि सीएम इस्तीफा दे, तब भी कोई अगर मोदी के साथ खड़ा रहा और गुजरात में सीएम नहीं बदला तो वो आडवाणी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी जो नजर आई। वैसे ये भी लोग कम जानते हैं कि इरादे कितने सख्त आडवाणी फिल्मों के बड़े शौकीन थे। सत्यजीत राय की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, द ब्रिज ऑन द रिवर, पोएट, इसके साथ ही माय फेयर लेडी और द साउंड ऑफ म्यूजिक उनकी फेवरेट फिल्में मानी जाती रही हैं। हिंदी फिल्मों में आमिर खान की तारे ज़मीं पर और शाहरुख खान की चक दे इंडिया भी उन्हें काफी पसंद आई। आडवाणी को संगीत का भी बड़ा शौक रहा है। लता मंगेशकर का ज्योति कलश हल्के गीत उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय रहा है। इसके अलावा वो मेहंदी हसन, जगजीत सिंह और मल्लिका पुखराज की जो गजलें हैं वो सुनना भी पसंद करते थे। इतना ही नहीं, 1960 में ऑर्गेनाइजर के लिए फिल्मों की समीक्षा भी उन्होंने लिखी। वो नेत्र के उपनाम से फिल्म की समीक्षाएं करने लगे अखबार में या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में इससे जुड़ा एक किस्सा भी जो है वो खूब चर्चा का विषय रहा। कहते हैं कि उन दिनों आडवाणी को पत्रकारों के कोटे से आरके पुरम में रहने के लिए एक फ्लैट भी मिला था। उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार राजन उनके पड़ोसी हुआ करते थे। उनके बेटे और नामी इतिहासकार महेश रंगराजन कहते हैं उन दिनों आडवाणी अपने स्कूटर से आरएसएस के झंडेवालान मुख्यालय जाया करते थे। मेरे पिता उनके साथ उनके स्कूटर पर पीछे बैठ करके जाते थे और बहादुर शाह जफर मार्ग के अपने दफ्तर में वो उतर जाया करते थे। कुछ दिनों बाद जब मेरे पिता ने कार खरीदी तो भूमिकाएं बदल गई। तब आडवाणी बहादुर शाह जफर मार्ग में कार से उतर करके झंडेवालान के लिए बस पकड़ने लगे। आडवाणी को हमेशा किताबें पढ़ने का बड़ा शौक रहा। एक बार उनसे पूछा गया कि आपकी कमजोरी क्या है, तो उनका जवाब था किताबें और कुछ हद तक चॉकलेट्स भी। एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक, थर्ड वेव और पावर शिफ्ट उनकी पसंदीदा किताबें रही हैं। उनको इतिहास और राजनीति पर लिखी गई स्टैनली वॉलपॉट की जो किताबें हैं वो भी बड़ी पसंद थी। तो ये था आडवाणी का व्यक्तित्व और व्यक्ति विशेष में आज आडवाणी पर खास। इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें आगे, और अगर अभी तक आपने न्यूज़ ऑफ मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।